10 साल किडनैप रही 9 वर्षीय मासूम जूको फारुता जैसा जापान का दूसरा केस रोंगटे खड़े कर देगी टॉर्चर की ये कहानी। जापान में 1962 में जन्मा नोबुयुकी साटो माता पिता की इकलौती संतान थी। साटो जब बड़ा होने लगा तो उसके पिता ने परिवार के लिए एक नया घर बनवाया। इसमें उन्होंने 2 फ्लोर बनवाए। दंपति की उम्र काफी ज्यादा थी, इसलिए वे लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, जबकि साटो फर्स्ट फ्लोर में अकेला रहता था। उसने अपने हिसाब से अपना कमरा डिजाइन करवा रखा था, लेकिन यही घर आने वाले दिनों में किसी के लिए नरक बनने वाला था। दरअसल साटो बचपन से ही काफी अजीब स्वभाव का लड़का था। उसकी किसी से भी नहीं बनती थी। वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। वह छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ने लगता, इसलिए साटो का कभी कोई दोस्त नहीं बन पाया और सभी लोग उससे दूरी बनाकर रखते थे। इसके अलावा साटो को जर्मोफोबिया नामक एक अजीब बीमारी थी। यह ऐसी बीमारी थी जिसमें इंसान को गंदगी से नफरत होती है। इसलिए जब भी साटो के पिता काम करके घर लौटते और उनके कपड़ों में उसे जरा से भी गंदगी दिखती तो वह उन्हें लात घूंसों से मारने लगता। माता पिता ने उसका काफी इलाज करवाया, लेकिन उसकी यह बीमारी जस की तस रही। खैर, जैसे तैसे वक्त बीता। हाई स्कूल खत्म होने के बाद साटो ने ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही इसे यहाँ से भी निकाल दिया गया, क्योंकि एक दिन इसने अचानक से फैक्ट्री के अंदर लोगों के सामने ही पेशाब कर दिया था। इसके लिए साटो ने फैक्ट्री में माफी मांगी तो उसे दोबारा उन्होंने काम पर रख लिया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद वह खुद ही काम छोड़कर घर वापस लौट आया। जब साटो की उम्र 19 साल हुई तो उसने माँ से कहा कि अब वह अकेला रहना चाहता है, इसलिए वह घर छोड़कर जा रहा है। माता पिता ने भी कहा ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। लेकिन ना जाने साटो को अचानक क्या हुआ और उसने घर से बाहर निकलते पेट्रोल छिड़क अपने ही घर को आग के हवाले कर दिया। आग के फैलते घर वालों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। साटो के माता पिता को उसकी यह हरकत इतनी अजीब लगी कि उन्होंने उसे इलाज के लिए नजदीक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 1 महीने तक उसका इलाज चला, लेकिन तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर साटो जब इलाज के बाद घर आया तो उसने माता पिता से जिद की कि उसके लिए एक अलग से कमरा बनवाया जाए, यहाँ वह अकेला शांति से रहे। माता पिता ने उसकी बात मान ली और सेकंड फ्लोर पर उसके लिए एक अलग से कमरा बनवा दिया। साटो अब पूरा दिन इसी कमरे में रहता। अकेले रहकर उसका दिमाग अब और भी ज्यादा अजीब हो गया था। उसने एक दिन प्लान बनाया कि क्यों न वो किसी लड़की का अपहरण कर ले। फिर जून 1989 के दिन प्लान के मुताबिक उसने घर से कार उठाई और एक एलिमेंट्री स्कूल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। वहां से 4 लड़कियों का ग्रुप जा रहा था। उन लड़कियों की उम्र 9 से 10 साल के बीच थी। उसने उन लड़कियों का पीछा किया, फिर आगे जाकर उनके सामने गाड़ी रोक दी। साटो गाड़ी से उतरा, उन्हें टॉफी चॉकलेट का लालच देकर बहकाने की कोशिश की, लेकिन वे लड़कियां समझदार थी। उन्होंने उसकी बात नहीं की और आगे बढ़ गई। उन्होंने फिर घर जाकर माता पिता को पूरी बात बताई। मामला पुलिस तक पहुंचा और उन्होंने साटो को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब उसका मेडिकल करवाया तो पाया कि उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कोर्ट ने उसे रिहैब सेंटर भेजने का आदेश दिया। यह वहां 1 महीना रहा और वापस घर लौट आया, लेकिन लोग अब साटो को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे, जिसके कारण साटो के पिता काफी डिप्रेशन में रहने लगे और 2 महीने बाद तबीयत खराब होने के चलते उनकी मौत हो गई। फिर घर की सारी जिम्मेदारी अब साटो की माँ पर आ गई। साटो तो कोई काम करता नहीं था, इसलिए घर चलाने के लिए साटो की माँ नौकरी करने लगी। फिर दिन आए 13 नवंबर 1990 का। साटो ने शाम को माँ की कार उठाई और मार्केट की तरफ निकल गया। यहाँ उसे एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसे वह लड़की इतनी पसंद आई कि उसने उसका किडनैप करने की सोची। लड़की का नाम था फुसाको सानो, जिसकी उम्र उस समय महज 9 साल थी। साटो ने कार रोकी और सानो के सामने आकर खड़ा हो गया। साटो ने उसे चाकू दिखाया और गाड़ी में बैठने को कहा। सानो काफी छोटी थी, वह डर के मारे चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। साटो ने गाड़ी स्टार्ट की और उसे अपने घर ले गया, लेकिन घर में उसकी माँ भी मौजूद थी, इसलिए उसने लड़की के मुंह में टेप और आंखों पर पट्टी बांध दी। उसके साथ हाथ भी बांधे और घर के पीछे ले जाकर उसे खड़ा कर दिया। फिर अकेले घर में घुसा और ऊपर जाकर लड़की से रस्सी बांधकर उसे नीचे फेंका। फिर दोबारा नीचे गया और रस्सी की सानो कमर में बांध दिया। इसके बाद ऊपर जाकर उसने रस्सी से सानो को ऊपर खींचा और कमरे में लाकर पटक दिया। उसने फिर सानो की पट्टियां खोली और धमकाते हुए कहा कि तुम्हारा किडनैप हुआ है, तुम काफी समझदार लड़की लगती हो, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करो। अगर तुमने जरा सा भी शोर मचाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और तुम्हारे परिवार की भी हत्या कर दूंगा। 9 साल की सानो उसकी धमकी से डर गई और उसने एक आवाज भी नहीं निकाली। इसके बाद शुरू हुआ साटो का जुल्म। वहीं दूसरी तरफ शाम होते होते सानो घर नहीं पहुंची तो उसके माता पिता को टेंशन होने लगी। वे पुलिस स्टेशन पहुंचे, बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत हर जगह सानो को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिली। उस जमाने में सीसीटीवी होते नहीं थे, इसलिए बिना सीसीटीवी के सानो का पता लगाना बेहद मुश्किल था। जिसके बाद पुलिस ने 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सानो की तलाश में लगा दिया, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। अगले दिन होते होते पैम्पलेट्स और होर्डिंग इलाके में लगाए गए, तभी सानो का कुछ पता नहीं लगा। उधर नाटो 9 साल की थी, अजीबोगरीब तरीके से टॉर्चर देने लगा। उसके पांव बांध दिए गए। उसका जब मन करता चाकू से उस पर निशान बना देता, उसे मारता पीटता, उसके चेहरे पर मुक्के बरसाता। बाथरूम भी उसे खुद लेकर जाता। उसके लिए उसने एक ही समय तय कर रखा था, उसी समय सानो बाथरूम जा सकती थी। साटो खाने में भी उसे वही देता था जो उसका मन करता था। वह उसे सिर्फ एक ही टाइम खाना देता। वह स्टेन गन से उस पर हमला करता। ये ऐसी स्टेन गन थी जिससे सिर्फ जोर का करंट लगता था और यह दर्द घंटों तक रहता था। स्टेन गन से सानो को इतना दर्द होता था कि उसकी आंखों से आंसू निकल जाते।
लेकिन फिर भी वह चूँ तक नहीं करती। उसकी बेरहमी से वह इतना तंग आ चुकी थी कि कभी कभी वह खुद स्टेन गन से खुद को तकलीफ पहुंचाती ताकि उसे दर्द की आदत हो जाए।